ब्रॉट टू यू बाय MDH मसाले। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH। और आज बात उस खबर की जिसका असर आधे से ज्यादा हिंदुस्तान में, लगभग 20 राज्यों में देखा जा रहा है, यानी मॉनसून की मार। पिछले कुछ दिनों से मूसलाधार बारिश लगातार हो रही है। हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में त्राहिमाम मचा हुआ है। जो पहाड़ पहले गर्मी से परेशान थे, अब वो कुदरत के इस रूप से परेशान। पहाड़ों में उत्तराखंड है, हिमाचल है, ज्यादातर इलाकों में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड हो रही है और जबरदस्त तबाही वहां मच रही है। मैदानी इलाकों में दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के इलाके बाढ़ की मुसीबत झेल रहे हैं। धार्मिक स्थल भी इसी की चपेट में है। मेरे पीछे जो आप सांकेतिक तस्वीर दिखा रहे हैं, कुछ ऐसा ही हाल है पहाड़ों पर। मां वैष्णो देवी के दरबार से लेकर के अमरनाथ तक श्रद्धालु फंसे हुए हैं। लेकिन लगातार बारिश उत्तर से लेकर दक्षिण तक लोगों के लिए परेशानी खड़ी कर रही। सबसे पहले मैं आपको आज इस रिपोर्ट में देश के अलग अलग राज्यों की कुछ तस्वीरें मैं दिखाने जा रहा हूं। उत्तरी भारत के पहाड़ी राज्यों से लेकर मध्य भारत के मैदानी और दक्षिण भारत तक बारिश का प्रकोप है। बाढ़ आ रही है, लैंडस्लाइड आ रही है। उत्तराखंड, हिमाचल जैसे राज्यों में भूस्खलन हो रहा है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश राज्यों में नदियां उफान पर हैं। शहर के अंदर के ड्रेनेज सिस्टम मानो सरेंडर कर चुके हैं। केरलम भी कुदरत की मार झेल रहा है। ये 6 तस्वीरें जरा देखिए। उत्तराखंड से लेकर के देश के अलग अलग राज्यों की तस्वीरें मैंने दिखाई आपको। लेकिन इस बीच सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात यह कि यह सिर्फ मॉनसून की शुरुआत है, पूरा सीजन अभी बाकी है। तबाही पानी भाई, तबाही। देश के कई हिस्सों में बाढ़, बारिश और बेबसी की जो तस्वीरें नजर आ रही हैं, वो बता रही हैं कि ये मॉनसून कैसे परेशानी लेकर आया है। कहीं नदी के आगे इंसान बेबस नजर आ रहा है, कहीं सड़कें झरने में तब्दील हो गई हैं, कहीं बारिश के पानी ने आम जिंदगी पर ब्रेक लगा दिया, कहीं पहाड़ दरक रहे हैं तो कहीं सड़कें बंद हैं। ओ तबाही पानी भाई, तबाही। जबरदस्त। सबसे पहले देखिए कुल्लू की तस्वीरें, जहां गड़सा घाटी के मड़िहार नाला इलाके में बादल फटने के बाद अचानक आई बाढ़ ने भारी तबाही मचाई। देखते देखते गड़सा नदी ने विकराल रूप धारण कर लिया और तेज बहाव अपने साथ मलबा और चट्टाने बहा कर ले गया। आसपास के इलाकों में दहशत का माहौल है। तबाही सिर्फ कुल्लू तक सीमित नहीं है। रामपुर की गानवी खड्डू में अचानक आए फ्लैश फ्लड की वजह से एक अस्थायी पुल ताश के पत्तों की तरह ढह गया। चारों तरफ सिर्फ पानी का शोर और बर्बादी का मंजर है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना जताई है। अनुमान के मुताबिक चंबा, मंडी, सिरमौर और सोलन जिलों में कुछ स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश के बाद तस्वीरें देखते हैं उत्तराखंड की, जहां लैंडस्लाइड ने क्या हालत कर दी है, देखिए। अचानक नदी के किनारे बना एक घर ताश के पत्तों की तरह गिर गया। उत्तराखंड में वैसे भी मौसम विभाग ने भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है, जिसके मुताबिक अगले 24 घंटे के लिए ये रेड अलर्ट है। देहरादून, टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल और चंपावत जिले में अलर्ट है। आपदा प्रबंधन टीम ने सभी जिलों को भी अलर्ट कर दिया है। कुछ जनपदों में बहुत अधिक बरसात हुई है। देहरादून में, हरिद्वार, टिहरी, पौड़ी, कुछ जनपदों के लिए रेड अलर्ट आया है, जैसे चंपावत हो गया, उधम सिंह नगर हो गया, नैनीताल, पौड़ी, हरिद्वार, टिहरी और देहरादून। इन जनपदों में आज भी बहुत अधिक बरसात होने की संभावना है। गंगा के किनारे इलाकों में भी लोगों को सतर्क रहने को कहा गया है। ऋषिकेश में गंगा का जलस्तर अभी सामान्य है, लेकिन पहाड़ों में अगर लगातार बारिश होती है तो गंगा के जलस्तर में इजाफा हो सकता है। हिमाचल, उत्तराखंड के बाद तस्वीरें देखिए महाराष्ट्र के रायगढ़ की, जहां लगातार बारिश के बाद पाताल गंगा नदी उफान पर है। नदी का पानी HPCL के LPG बॉटलिंग प्लांट में घुस गया, जिसकी वजह से करीब 3000 LPG सिलेंडर तेज बहाव में बह गए। सोशल मीडिया पर सिलेंडरों के पानी में तैरते हुए कई वीडियो भी सामने आए हैं। घटना के बाद जिला प्रशासन ने एडवाइजरी जारी करते हुए लोगों से अपील की है कि कि अगर कहीं बहकर आया गैस सिलेंडर दिखाई दे तो उसे न उठाएं और न ही उसके साथ छेड़छाड़ करें।
ऐसे सिलेंडरों की जानकारी तुरंत प्रशासन या संबंधित एजेंसी को दें। फिलहाल प्रशासन बहकर गए सिलेंडरों की तलाश और रिकवरी में जुटा है। लगातार हो रही बारिश के चलते रायगढ़ समेत महाराष्ट्र के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। राहत और बचाव का काम जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। MDH की देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। बारिश और बाढ़ की मुसीबतों की असली तस्वीर आप तक पहुंचाने के लिए हमारे सहयोगी अलग अलग शहरों में पहुंचे हैं ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाने के लिए। अब आपको देखना चाहिए हमारे सहयोगी की ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए कि देश के अलग अलग हिस्सों में बारिश कैसे लोगों के लिए परेशानी खड़ी कर चुकी है। मैं यहाँ खड़ा हूँ तो पूरी डेप्थ आपको दिखाई देगी। मैं यहाँ पर ये चप्पू की तरह ये चला सकता हूँ। ये मोटरसाइकिल वाले निकल रहे हैं, अभी देखिए, वो देखिए, वो देखिए, वो फिसले, वो फिसले। बहुत बुरा हाल है। यादव जी कहाँ से आ रहे हैं? अरे कंपनी से वापस आ रहे भैया, पानी भरा पड़ा है, ड्यूटी जाने के लिए जगह ही ना बची पड़ी। सवारियाँ मिल रही होंगी आज? सवारी तो बहुत मिली सर, पर लेके कहाँ जाए, जाम की वजह से रुके पड़े, हम भी पानी भरा पड़ा जगह जगह। ये तस्वीरें हैं गाजियाबाद इलाके की, जहाँ पर आप देखिए ये जो सड़क है ये तालाब में तब्दील हो गई है। 30 से ज्यादा ट्रेन है इनको रद्द किया गया। ये देखिए क्या हालत है, और कमर से ज्यादा पानी है। ये फोर्टिस का इलाका है और तमाम इंडस्ट्रीज हैं। ये दूर तक आप जहां तक नजर जाएगी आपको सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा। गाड़ियां फंस रही हैं, गाड़ियों की रफ्तार बिल्कुल थम चुकी है। गुरुग्राम के राजीव चौक से लेकर सरोल टोल प्लाजा तक इसी तरह से वाहन रेंग रेंग कर चल रहे हैं। भागीरथी नदी है, उसका जो जल स्तर है पिछले दिनों की अपेक्षा जो है काफी बढ़ा हुआ है। ये हमारे सहयोगी की आपने अलग अलग जगहों से रिपोर्ट देखी, बादलों की विनाश लीला आपने देखी। अब मैं आपको बुलडोजर का एक्शन दिखाता हूं जो सिर्फ उसी का विनाश कर रहा है जो या तो अवैध है या कब्जा करके बनाया गया। आज उत्तर प्रदेश के रामपुर से एक तस्वीर सामने आई जो थी अवैध मजार की। बीती रात बुलडोज उसको कर दिया गया। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। रात के अंधेरे में बुलडोजर अपने बड़े मिशन पर लगा है। सड़क के बीचों बीच बनी मजार को तोड़ा जा रहा है और सुबह होने से पहले मजार का नामो निशान मिट गया। तस्वीरें यूपी के रामपुर की है जहां रातों रात बुलडोजर ने सड़क के बीच बनी इस मजार को गिरा डाला। पहले मजार का गुंबद ध्वस्त किया गया, फिर एक एक ईंट को बुलडोजर ने उखाड़ दिया। जिस मजार पर आप एक्शन होते दिख रहे हैं उसका नाम है नीम वाली मजार। वो मजार जो कि 50 साल पुरानी थी, सड़क के बीचों बीच बनी थी और सड़क के बीच में होने की वजह से आए दिन यहाँ हादसे होते रहते थे। इसको हटाने के लिए कई बार लोग शिकायत कर चुके थे। कोहरे का समय था और जाड़ों के समय में कोहरा काफी था। जब मैं रोड पे जा रहा था तो खोद से जो मिलक के लिए रोड जाती है, सर्विस लेन है सिंचाई विभाग की, वहां पर अचानक से बीच में एक अवैध अतिक्रमण आ गया। मेरी गाड़ी वहां टकराने से बड़ी जो है मुश्किल से बची। और बुलडोजर कार्रवाई के लिए रात का वक्त चुना गया ताकि कोई विवाद या बवाल ना हो। सुबह होते होते बुलडोजर का मिशन पूरा हो चुका था और जिस जगह पर पहले मजार थी वो अब सपाट हो चुकी थी। जी है, उनको मैंने जाकर व्यक्तिगत कई मुलाकात मैंने करी, फिर मैंने उनको ये परेशानी बताई, तब वो कल रात्रि जो है टूटी है। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि प्रशासन ने मेरी मांग सुनी। जन समस्या को देखते हुए, समाज के हित को देखते हुए, लोगों की जान की परवाह करते हुए उस अवैध अतिक्रमण को उन्होंने हटाया। न सिर्फ रात में बुलडोजर चला बल्कि मलबा भी रातों रात हटा दिया गया। रामपुर में अवैध मजार पर रात को बुलडोजर कार्रवाई की गई तो संभल में सुबह सुबह बुलडोजर एक्शन की अनाउंसमेंट हुई। ये आपका जो मकान सड़क की तरफ बना हुआ है, सरकारी जमीन में बना हुआ है, आपको नोटिस दिया जा रहा है, आप कुछ इसे तोड़ लीजिए या हटा लीजिए। अगर हम इसे
हटवाते हैं, घर का हटवाती है तो आपको हर्जाना देना पड़ेगा। यूं तो संभल में पिछले 1 साल से लगातार बुलडोजर कार्रवाई हो रही है। अवैध मज़ारों और मदरसों के साथ साथ कब्जा कर बनाए गए घरों पर भी पीले पंजे का प्रहार हो रहा है। मगर इस बार यहाँ एक साथ 47 घरों पर बुलडोजर चल सकता है, क्योंकि असमोली के दबोई गांव में भाईजान ने पीडब्ल्यूडी की जमीन पर ही कब्जा करके घर बना लिया है। दरअसल यहाँ गंगा एक्सप्रेसवे के लिए 4 लेन का निर्माण होना है, लेकिन पीडब्ल्यूडी और राजस्व विभाग की टीम ने जांच की तो सड़क पर अवैध कब्जे का पता चला, जिसे हटाने के लिए संभल पुलिस ने माइक से अनाउंसमेंट कर अल्टीमेटम जारी कर दिया। ये आपका जो मकान सड़क की तरफ बना हुआ है, सरकारी जमीन में बना हुआ है, आपको नोटिस दिया जा रहा है, आप खुद इसे तोड़ लीजिए या हटा लीजिए। अगर हम इसे हटवाते हैं, घर का हटवाती है तो आपको हर्जाना देना पड़ेगा। अब बुलडोजर एक्शन के खौफ से अवैध कब्जादारों में हड़कंप मचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब खबर अयोध्या जी से। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर एसआईटी जांच कर रही है। उसी जांच में लगातार खुलासे हो रहे हैं और अब जो खुलासा हुआ उसके अनुसार राम मंदिर ट्रस्ट में चोरों का गैंग काम कर रहा था, जो ना सिर्फ चढ़ावे को चोरी कर रहा था बल्कि उन पैसों को अपने परिवार तक बांट रहा था। क्या राम मंदिर में चढ़ावा चोर गैंग की तरह काम कर रहे थे? तो ये एक साधारण अपराध नहीं है, ऑर्गेनाइज क्राइम, ऑर्गेनाइज गैंग द्वारा हुआ है। क्या भक्तों के दान का पैसा दर्जनों खातों में जा रहा था? जो आरोपी थे अब उनके परिवार के लोगों के शामिल होने के बाद भी इसमें सामने आ रही है। अयोध्या में करोड़ों सनातनियों के आराध्य से धोखा करने वाले आरोपियों पर शिकंजा कसने के बाद रोज नए खुलासे हो रहे हैं। पहले कैमरे पर चढ़ावे की चोरी करते पकड़े गए, फिर चढ़ावा चोरी के तरीके का खुलासा हुआ और अब पता चला है कि राम मंदिर का पैसा आरोपियों के परिवार तक पहुंच रहा था। यानी चढ़ावे का पैसा न सिर्फ मंदिर ट्रस्ट के कर्मचारी बल्कि उनके नाते रिश्तेदारों में भी बांटा जा रहा था, ताकि एक जगह ज्यादा मोटी रकम न रहे। एसआईटी की पूछताछ में आरोपियों से पता लगा है कि चढ़ावे की चोरी में उनका परिवार भी शामिल था। दान का पैसा और सोने चांदी से लेकर आभूषण तक आरोपियों के परिवार वालों को भेजा जाता था। जो आरोपी थे अब उनके परिवार के लोगों के शामिल होने के बाद भी इसमें सामने आ रही है कि उनके परिवार के लोगों को भी जो पैसा है वो दिया गया था। साथ ही मैं आपको बता दूं कि आज पुलिस जो है इन आरोपियों को लेकर उन जगहों पर भी रेड मारेगी, उन जगहों पर भी जाएगी जहां पर उनकी निशानदेही पे कुछ और चीजें जो है वो बरामद की जा सकती है। यही वजह है कि अब एसआईटी ने जो कैश और जेवर बरामद किए हैं वो जांच रिपोर्ट के आंकड़ों से मेल नहीं खाते। एसआईटी रिपोर्ट और पुलिस की बरामदगी में 1,33,507 रुपए का अंतर सामने आया है। अदालत में दाखिल बरामदगी में कुल 79,85,493 रुपए, 1121 US डॉलर, कुछ आभूषण और दूसरी बहुमूल्य वस्तुओं की बरामदगी दिखाई गई। वहीं एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट में ट्रस्ट की ओर से पहले हुई बरामदगी 81,19,000 बताई गई, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि जब एसआईटी और पुलिस एक ही चढ़ावा चोरी प्रकरण की जांच कर रही है तो फिर बरामद रकम के आंकड़ों में इतना अंतर क्यों है और 1,33,000 की रकम का हिसाब कौन देगा? अब तक चढ़ावा चोरी मामले में मंदिर ट्रस्ट, काउंटिंग टीम और सीसीटीवी मॉनिटरिंग टीम पर ही सवाल उठ रहे थे, मगर अब रकम की बरामदगी में अंतर ने पूरी जांच को भी संदिग्ध बना दिया है और बड़े नामों को घेरा जा रहा है। चोरी करता है पहले पैसों की, चंदे की, फिर एक संगठित गिरोह है जो उसे बाहर ले जाता है, फिर वही संगठित गिरोह रिश्तेदारों के खाते में डालता है और वहां से वाइट करता है। तो ये एक साधारण अपराध नहीं है, ऑर्गेनाइज क्राइम, ऑर्गेनाइज गैंग द्वारा हुआ है। हालांकि चंदा चोरी पर एसआईटी अपनी शुरुआती रिपोर्ट दे चुकी है और अब आगे की जांच जारी है, जिसके लिए एसआईटी चौथी बार आरोपियों से पूछताछ के लिए अयोध्या जा सकती है। इस बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देवगिरी कल पूर्व महासचिव चंपत राय से मिलने उनके घर पहुंचे। दोनों के बीच करीब 2 घंटे तक बंद कमरे में बातचीत हुई। मुलाकात के बाद गोविंद देवगिरी मीडिया से बात किए बिना कैमरों से बचते हुए चुपचाप निकल गए। हालांकि आज उन्होंने ये जरूर कबूल किया कि वो चंपत राय से मिलने गए थे। त्याग पत्र के कारण किसी प्रकार का आक्रोश उनके मन में बिल्कुल नहीं है। वे एक मंजे हुए कार्यकर्ता है
भारत माता की सेवा के लिए संपूर्ण जीवन प्रदान किए हैं और इसलिए जो व्यवस्था हम लोग निर्माण कर रहे हैं उस व्यवस्था के वे साथ हैं। किसी प्रकार का आक्रोश उनके मन में नहीं है। बंद कमरे में ये 2 घंटे मुलाकात चली। हालांकि मुलाकात के बाद गोविंद गिरी जो है वो मीडिया से बचते हुए नजर आए और उन्होंने ये बताने से साफ इनकार कर दिया। वो मीडिया के सवालों से भी बचते रहे कि चंपत राय से मुलाकात में क्या रहा। वहीं दोनों की मुलाकात के बीच एक बड़ी खबर भी आई। ट्रस्ट से इस्तीफा दे चुके चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव को मंदिर प्रशासन से दूरी बनाने के लिए भी कहा गया है। यानी जब तक दूध का दूध और पानी का पानी नहीं हो जाता तब तक दागियों का राम मंदिर से कोई सरोकार नहीं रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इसी बीच उत्तर प्रदेश में जीत की हैट्रिक के लिए सीएम योगी और उनकी टीम ने नए मिशन पर काम शुरू किया। इसके तहत बीजेपी उन 18 जिलों पर फोकस कर रही है जहां 2022 में पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। इस बार इन सीटों पर जीत के लिए पूरा प्लान तैयार है। उत्तर प्रदेश चुनाव में अभी भले ही वक्त हो मगर सियासी अखाड़ा जम चुका है। जीत की हैट्रिक के लिए बीजेपी पहले से ही कई फॉर्मूले पर एक साथ काम कर रही है, लेकिन अब बीजेपी मिशन 18 में जुट गई है। जो कामयाब रहा तो विरोधियों का एक बार फिर चित होना तय है। दरअसल 2022 की विधानसभा चुनाव में बीजेपी को पश्चिम से पूर्वांचल तक 18 जिलों में हार का सामना करना पड़ा था। इनमें से कई जिले ऐसे थे जहां 2024 लोकसभा चुनाव में भी पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा और समाजवादी पार्टी को सीधी बढ़त मिली थी। मगर अब चुनावी गुणाभाग के बाद बीजेपी ने इन कमजोर इलाकों पर फोकस बढ़ा दिया है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने 18 जिलों पर पूरी तरह से फोकस किया है। वजह यह है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में इन 18 जिलों में सपा ने बीजेपी को मात दी थी। ऐसे में इन 18 जिलों के लिए बीजेपी ने विशेष प्लान तैयार किया है ताकि 2027 में बीजेपी उत्तर प्रदेश में हैट्रिक लगा सके। सहारनपुर, मुरादाबाद, अयोध्या और आजमगढ़ मंडलों पर खास तौर पर ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही इन क्षेत्रों में केंद्रीय और प्रदेश स्तर के नेताओं को अलग अलग जिम्मेदारी सौंपने की तैयारी की जा रही है। इन क्षेत्रों में प्रवास के लिए मंत्रियों और संगठन के दिग्गजों की सूची बनाई जा रही है जो सामाजिक समीकरण, स्थानीय मुद्दे और बूथ लेवल पर पार्टी की मजबूती पर एक साथ काम करेंगे। साथ ही केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों का प्रचार प्रसार भी करेंगे। भाजपा का सुशासन, योगी जी का सुशासन का मॉडल अपने आप में एक उपलब्धि है जिसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार फिर सरकार बनाएगी, पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। विपक्ष दूर दूर तक नजर नहीं आएगा। दरअसल 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने रिकॉर्ड 312 सीटों पर जीत दर्ज की थी, मगर 2022 में समाजवादी पार्टी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और आरएलडी के साथ आने से 18 जिलों में बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ, जिसके चलते 2017 के मुकाबले 2022 में बीजेपी को 57 सीटें कम मिली। जिसके बाद बीजेपी ने विधानसभा वार समीक्षा कर केंद्रीय नेतृत्व को रिपोर्ट भेजी थी। रिपोर्ट में सामने आया कि ओबीसी वोट बैंक का खिसकना और पीडीए नैरेटिव से पार्टी बैकफुट पर आई थी। इसी वजह से बीजेपी जातीय समीकरणों का नया गणित तैयार कर रही है ताकि तीसरी बार योगी का विजय रथ तैयार हो सके। लखनऊ से विशाल रघुवंशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात पश्चिम बंगाल में बदली राजनीतिक दशा की। बंगाल में सत्ता परिवर्तन हुआ। ममता बनर्जी की मुश्किलें और खासतौर पर पूरी पार्टी टीएमसी की मुश्किलें बढ़ी। बंगाल की गद्दी खो चुकी है ममता। अब टीएमसी की भी उनसे छिड़ने के कगार पर। उसी पर अब ईडी ने ममता बनर्जी को 440 करोड़ रुपए का झटका दिया और हालत ये कि ममता गुस्सा बीच सड़क पर अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं पर उतरा। बंगाल में कहीं टीएमसी वाले पिट रहे हैं, कहीं दीदी अपने ही लोगों पर थप्पड़ बरसा रही हैं। ये दो तस्वीरें पश्चिम बंगाल में राजनीति की बदली हवा की पूरी कहानी बयां कर रही है। जिस टीएमसी पर हिंसा के बलबूते सत्ता हासिल करने के आरोप लगे, पिछले 15 सालों तक पश्चिम बंगाल में हिंसा को खाद पानी दिया, अब वही टीएमसी खुद हिंसा का कड़वा घूंट पी रही है और दीदी का पारा हार के बाद भी हाई है। मगर पश्चिम बंगाल में 15 साल का सत्ता सुख खो चुकी ममता की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब दीदी को एक नया और ताजा झटका दिया है ईडी ने। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने टीएमसी के बैंक खातों में जमा 440 करोड़ रुपए फ्रीज कर दिया है।
ईडी ने इस कार्रवाई के पीछे एविएशन कंपनी केयरवेल और उससे जुड़ी एक कंपनी के खाते में हुए ट्रांसफर को वजह बताया है। जानकारी के मुताबिक 2023 से 2026 के बीच इन कंपनियों को 160 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जाने की बात सामने आई और अब ईडी वित्तीय लेन देन में धोखाधड़ी के एंगल से जांच की बात कह रही है। रिटायर्ड जस्टिस सुब्रत तालुकदार को स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट किया है कलकत्ता हाईकोर्ट ने। फ्रीज किया गया अकाउंट से डेली खर्चों के लिए अनुमति देंगे ये स्पेशल ऑफिसर। दूसरी तरफ जो फ्रीज किया गया अकाउंट है उसके बलबूते पर स्टेट गवर्नमेंट और पुलिस ने जो मटेरियल सामने रखा उसके ऊपर अदालत संतुष्ट नहीं है। इसी मामले में ईडी ने मंगलवार को कोलकाता में 5 ठिकानों पर रेड भी की थी, जिसमें केयरवेल ग्रुप ऑफ कंपनीज और उसकी विमान चार्टर सेवा संचालित करने वाली कंपनी केयरवेल एविएशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को करोड़ों की पेमेंट की बात सामने आई थी। लेकिन अब ईडी की तरफ से 440 करोड़ का झटका मिलने के बाद ममता बीजेपी पर भड़की हुई हैं। तो জঘন্যতম ঘটনা ঘটছে, এই পরিবর্তন কি বাংলার মানুষ চেয়েছিল? বাংলার মানুষ যদি পরিবর্তনই চেয়ে থাক, আমরা বলি শান্তি আসুক, স্বস্তি আসুক, ধর্ষণ কমুক, অত্যাচার কমুক, আমাদের কোর্টে গিয়ে পারমিশন নিতে হচ্ছে। हालांकि टीएमसी का बागी गुट पहले ही इन खातों को फ्रीज करने की मांग कर चुका है। उनकी मांग पर तीनों बैंक खातों से निकासी पर रोक लगी हुई थी, लेकिन टीएमसी का कहना है कि पार्टी ने चंदे से जुड़ी जानकारी चुनाव आयोग और आयकर विभाग को दी है। हर साल पार्टियों के चंदे से जुड़ी जानकारियां चुनाव आयोग की वेबसाइट पर सार्वजनिक भी की जाती है। टीएमसी ने दावे में कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारियां केंद्र सरकार के पास भी पहले से ही उपलब्ध है। ये बॉन्ड भारतीय स्टेट बैंक की ओर से जारी किए गए थे और बाद में इनका विवरण सुप्रीम कोर्ट को भी दिया गया था। लेकिन ईडी की कार्रवाई के बाद अब टीएमसी केंद्र सरकार पर राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने के लिए केंद्रीय एजेंसियों के उपयोग का आरोप लगा रही है। जो लोग कॉम्प्लेन कर रहा है अकाउंट के खिलाफ, रुपए के खिलाफ, वो लोग जो असेंबली इलेक्शन में कंटेस्ट किया था, वो हर एक आदमी तृणमूल का वो अकाउंट से हर एक को 25 लाख करके दिया गया। तो वो लोग एक्सेप्ट किया, इलेक्शन फाइट किया, कोई जीता और अभी बोल रहा है वो खराब है। देखिए, ये तो सब जुडिस मैटर है, कोर्ट इसके बारे में संज्ञान ले रही है। पैसा तो बहुत पैसा है, इतना पैसा कहाँ से आया, कैसे आया, इसके बारे में इंक्वायरी होनी चाहिए और इंक्वायरी हो भी रही है। पूरे देश में बीजेपी तो सबसे बड़ा पॉलिटिकल पार्टी है, इतने सारे स्टेट में बीजेपी पावर में है, लेकिन बीजेपी के बाद ही जिसको वो जो हेल्प मिला था, मतलब फिनेंशियल जो बॉन्ड उस समय जारी किया था, इलेक्टोरल बॉन्ड जिसे बोलते हैं, उस इलेक्टोरल बॉन्ड में सबसे ज्यादा पैसा मिलने वाला पार्टी टीएमसी रहा। बंगाल में ऋतव्रत बनर्जी की अगुवाई वाले बागी गुट ने पार्टी संगठन के साथ साथ नाम और निशान पर भी दावा किया है और बागी गुट ने नेतृत्व की लड़ाई पर फैसला होने तक बैंकों से पार्टी खाते से लेन देन रोकने की भी अपील की थी, जिसके बाद बंगाल में दो फाड़ हो चुकी टीएमसी पर कब्जे की जंग के बीच 440 करोड़ फ्रीज होना ममता के लिए बहुत बड़ा झटका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब आपको लेकर चलते हैं ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न, जहां प्रधानमंत्री मोदी 3 दिनों के दौरे पर हैं। ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी एल्बनीज के निमंत्रण पर पहुंचे पीएम मोदी का मेलबर्न में बसे भारतीयों ने जोरदार स्वागत किया है। पीएम मोदी के इस खास दौरे ने दोनों देशों के बीच के संबंधों को और मजबूती दी है। मेलबर्न में मोदी की गूंज। विदेशी जमीन पर हिंद की धाक। ये प्रधानमंत्री मोदी का व्यक्तित्व है। दुनिया के जिस कोने में जाते हैं छा जाते हैं। विदेशी सरजमीन पर रहने वाले भारतवंशी पलक पावड़े बिछाकर उनके स्वागत को आतुर रहते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंडोनेशिया का दौरा पूरा करके पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंचे। विमान से उतरने के बाद जब रेड कारपेट पर पीएम मोदी चले तो ऑस्ट्रेलिया में बसे भारतीयों का जोश दोगुना हो गया। ऑस्ट्रेलिया के डिडजेरेडू और भारत के तबले की जुगलबंदी ने पूरे माहौल का रंग ही बदल दिया।
गुरुवार को मेलबर्न के मार्वल स्टेडियम में प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदाय को संबोधित किया। इस मेगा शो में 30,000 भारतीयों के बीच ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी एल्बनीज भी मौजूद थे। पीएम मोदी के पहुंचते ही पूरा स्टेडियम मोदी मोदी के नारों से गूंज उठा। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने पीएम मोदी का स्वागत करते हुए उन्हें अपना दोस्त बताया। वहीं पीएम मोदी ने अपना भाषण शुरू करने से पहले हिंदी और गुजराती में सभी से नमस्कार किया। पीएम मोदी ने कहा कि ये शो हाउसफुल और ब्लॉकबस्टर है। ये शो हाउसफुल है, ब्लॉकबस्टर है। अपने भाषण में पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में बसे भारतीयों का जिक्र किया। साथ ही भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मजबूत होते रिश्तों का जिक्र करते हुए 140 करोड़ भारतीयों को देश की असली ताकत बताया। क्रिकेट भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों की अपनी डिप्लोमेटिक लैंग्वेज है, इसलिए हमारी मीटिंग्स भी क्रिकेट जैसी लगती है। एजेंडा वनडे जैसा फोकस है, डिसीजन ट्वीट एंट्री जितने तेज है और पार्टनरशिप टेस्ट मैच जितनी लंबी और गहरी। 3 दिन के दौरे पर ऑस्ट्रेलिया पहुंचे पीएम मोदी मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के बीच कई अहम समझौते और घोषणाएं हुई। दोनों देशों के बीच यूरेनियम सप्लाई पर बड़ा समझौता हुआ। रक्षा और समुद्री सुरक्षा सहयोग मजबूत करने पर सहमति बनी। क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन पर साझेदारी तय हुई। ग्रीन हाइड्रोजन और स्वच्छ ऊर्जा पर फोकस करने पर बात हुई। दोनों देशों ने इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े निवेश का ऐलान किया। साथ ही व्यापार और निवेश बढ़ाने पर सहमति बनी और दोनों देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने पर सहमति तय की है। ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी एल्बनीज के निमंत्रण पर हो रही इस यात्रा ने दोनों देशों के बीच पहले से मजबूत रिश्ते को और मजबूत किया है। साथ ही दोनों देशों की इंडो पैसिफिक साझा रणनीति ने भी चीन जैसे देश को टेंशन में डालने का काम किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।